useful for production of goods and services. Okay. जी सर। ए ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर के या टॉपिक के ऑब्जेक्टिव है एक्सप्लेन हाउ द मैनेजर शुड डिटरमिन द ऑप्टिमल मेथड ऑफ प्रोडक्शन बाय अप्लाइंग अंडरस्टैंड द प्रोडक्शन प्रोसेस अंडरस्टैंड द लिंकेज बिटवीन प्रोडक्शन प्रोसेस एंड कॉस्ट। इसके बारे में हम देखेंगे कि प्रोडक्शन प्रोसेस होता क्या है कि उसका कॉस्ट के साथ क्या लिंकेज है और ऑप्टिमल हमारा मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है जहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज को मैक्सिमम लेवल पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके जी जी। नाउ the production process include all the activity associated with providing the goods and services। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारे पास ऑल ये एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हम जॉब दे रहे होते हैं लोगों को, हम अपना कैपिटल को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन को, रिसोर्सेज को, इन सब को इकट्ठा करके ना तो हम जितने भी हमारे इनपुट रिसोर्सेज होते हैं उनको हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके आउटपुट गेन करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन फंक्शन। जिस तरह के हमने एक बाईसाइकिल बनाना है ना, ये प्रोडक्शन करनी है, तो उस प्रोडक्शन के लिए हमें बाईसाइकिल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, बाईसाइकिल बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमारे पास लैंड भी होनी चाहिए वहां पे जहाँ पे हम फैक्ट्री लगाएंगे, हमें लेबर भी रिक्वायर्ड होता है, हमें कैपिटल भी चाहिए, सरमाया जो बैंक से हमें मिलेगा। दीज ऑल द फैक्टर्स हम इनको कंबाइन करेंगे और हम फिर एक बाईसाइकिल बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्शन प्रोसेस। ओके। जी सर। Production process is defined as the relationship between resources used and goods and services produced by task। यानी रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करके जो हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे ना उसको प्रोडक्शन। इस तरह रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज करके बाई साइकिल बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्शन प्रोसेस। जी सर। सर एक समझ क्वेश्चन है छोटा सा। सर अगर ये मतलब जिस तरह प्रोडक्शन प्रोसेसेस है ना जो इस तरह मतलब एक होता है ना कि जिस तरह हम पेपर में ये डेफिनेशन लिखते हैं तो अपनी वर्डिंग में मतलब वो कर सकते हैं ना या लिख बिल्कुल सकते ये हैं आप। सेम। नहीं आप लिख सकते हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट like land, labor, capital, and organization to get output is called the production process. ऐसा है। You can also write this, the production process is the relationship between inputs and output. The linear सही association or quadratic association between inputs and output is called the production process. है बेस्ट। Okay, ओके। जी understand? जी ओके ओके। तो प्रोडक्शन प्रोसेस बेसिकली हम इस प्रोसेस को दो तरीकों से करते हैं। हमारे पास जो प्रोडक्शन होती है ना, बेसिकली प्रोडक्शन प्रोसेस हमारे पास दो तरह का होता है। वन इज द शॉर्ट रन एंड द सेकंड वन इज लॉन्ग रन। ओके। इन शॉर्ट रन we can say that जो प्रोडक्शन इनपुट्स वेरिएबल्स होते हैं ना हमारे पास, इनपुट वेरिएबल लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से एटलीस्ट वन जी वेरिएबल इज फिक्स्ड। In short run production function, we can say that in short run production function, the variable used as a input in which at least one variable is fixed। हमारे पास कम से कम एक वेरिएबल जो है इनमें से फिक्स हो, जितना लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें से हम फॉर सिंपलिसिटी वी गेट अ वेरिएबल वाइज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो हम कहते हैं कि एक वेरिएबल एटलीस्ट फिक्स्ड होता है शॉर्ट रन में। इन द केस ऑफ लॉन्ग रन ऑल द वेरिएबल आर वेरिएबल। जितने भी वेरिएबल यूज होते हैं वो सारे वेरिएबल होते हैं और शॉर्ट रन में एटलीस्ट वन वेरिएबल इज फिक्स्ड। तो हम कर रहे हैं द प्रोडक्शन फंक्शन विद वन वेरिएबल इनपुट। दो इनपुट ले रहे हैं, एक को हमने फिक्स कर दिया और एक को हमने वेरिएबल कर दिया। ओके। जी सर। A production function shows that the maximum amount that can be produced per time period with the best available technology for any given combination of input। Like इसका हम टेबल देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, इक्वेशन देखेंगे। ओके। जी Here सर। you can see that the production function example with one variable Q is our output like bicycle। Bicycle हमारी दो चीजों से बन रही है, one x1 is the labor and x2 is the capital।
where Q is output rate, X1 is input rate, X2 is input 2 rate. तो अब हमारे पास दो इनपुट्स हैं, तो हम कहते हैं कि हमने ये जो है ना, ये X2 इसको हम वी कैन से दैट दिस इज K, एंड X1 को हम कह देते हैं दिस इज कॉल्ड द L। इसको क्या कह देते हैं? L। तो L को हमने देखो वेरिएबल रखा हुआ है, और K को हमने कांस्टेंट कर दिया जिसको हमने जीरो कर दिया। तो Q इज द फंक्शन ऑफ, हम अगर लें 30L प्लस 20L स्क्वायर माइनस 3L क्यूब, दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्शन प्रोसेस विद वन वेरिएबल। ओके, जी सर। Q is the 100 part of produce per year, L is the number of marketist hire जो हमारे पास होते हैं, और F is the फिक्स्ड कैपिटल 5 मशीन टूल। F को हमने फिक्स कर दिया है X2 को, और हम सिर्फ और सिर्फ Q is the function of X1 and X2 only लेबर को हम ले रहे हैं इनपुट। ओके, जी here move another slide, you can see ये slide। कौन सा टेबल है? ये अब हमें दिखा रहा है, ये देखो हमने अमाउंट ऑफ लेबर ली हुई है। क्या लिया हुआ सर है? अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ लेबर ये देखें लेबर, हम पहले हमने 0 लेबर हायर किया, देन 1 2 एंड अप टू 15। कितने लेबर हायर किए लास्ट में? 15। बट ओवर कैपिटल इज रिमेन 5 constant 5555, which is constant, कस्टम। which is not increase with increase the production। Okay, जी जी। but output are increase, we at first time when we hire a 0 labor, over output is 0, then we increase up to the 15 labor, over output is goes toward 1575। As we increase the labor, over output will be also 1575 increase, over output will इंक्रीज। also increase। As we are increasing the labor, over output is also increase। Okay, जी जी जी। here we can see the graph. This is our labor from horizontal axis, and vertical axis over output. If we increase labor from 0 to 15, over output is increased from 1570 at last। So this is the graph which shows that when we increase the labor, output is increase and increase, and this is our total output goes toward the maximum and then decrease। Okay, जी सर। मुश्किल है? नहीं सर, सही है। Here we discuss the two concepts: production function with one variable, average productivity of labor APL। एक होती है average productivity। Average mean the total production divided by total labor force। देखो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन है जी, ये सारों को जमा करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स 15 है, तो इससे जो हमारे पास आउटपुट आएगी उसको हम एवरेज प्रोडक्टिविटी कहेंगे। अ कॉमन मेजर द डिवाइस फॉर एस्टिमेटिंग द यूनिट ऑफ आउटपुट ऑन एवरेज पर वर्कर। यानी हमारे पास अगर 1575 लास्ट प्रोडक्शन और वहां पे लेबर 15 हमने हायर किए, तो हमें पता चल जाएगा कि एक लेबर जो है उसकी एवरेज प्रोडक्टिविटी कितनी है। ओके, समझ आइए? जी सर। Okay, now we move to the what the marginal productivity। marginal mean additional, हर अगले यूनिट पे हमें कितनी प्रोडक्शन मिल रही है। लाइक इफ वी हायर अ वन लेबर, ओवर प्रोडक्शन इज 0, एंड वी हायर अ सेकंड लेबर, ओवर प्रोडक्शन इज 49। तो हर अगले यूनिट पे जो प्रोडक्शन में हमारा इंक्रीज आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। So the margin product of labor is equal to delta Q over delta L. Rate of change of Q with respect to rate of change of L. Like this, over change in Q 49. Okay. Initial unit is 0. Second unit is 49. 49 minus 0. 1 minus 0. तो हमारे पास 49. तो ये this is called the margin productivity of labor। MPL is equal to delta Q over delta F. Metric for estimate the efficiency of each input, in which input marginal productivity equal to increment change in output created by small increase change in input। Using the calculus, assume that marginal productivity of labor is equal to delta Q over delta F।
Understand? जी Now move to another slide. So here the production function with one variable हमारे पास ये given है, like जिस तरह हमारे पास पीछे एग्जाम्पल थे, Q is equal to 30L plus 20L square minus L cube. जब इसका हम एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालेंगे ना, तो हमारे पास इस सब को डिवाइड करेंगे। एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होता है हमारे पास टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय एल, यही होता है ना। जी सर। ये एल एल कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास 30 बचेगा। एल स्क्वायर एल से कैंसिल हो गए, 20 एल आ जाएगा। एल क्यूब एल से कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होगा। जी ओके। जी मार्जिनल का जी मतलब होता है रेट ऑफ चेंज एडिशनल। अब देखो, जब हम 30 एल का डेरिवेटिव लेंगे तो एल का डेरिवेटिव 1 आता है तो 30 आ जाएगा। एल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 एल आता है और 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 एल आ जाएगा। और एल क्यूब का डेरिवेटिव आता है 3 एल स्क्वायर, ये देखो 3 एल स्क्वायर। अंडरस्टैंड? जी सर। So average productivity at maximum, the margin product and average productivity L is equal to 10 and margin product 130. So here we can say that जब हमारे पास यहाँ पे देखो कि जब हमारे पास 10 यूनिट के ऊपर हम देखते हैं कि हमारी जो है प्रोडक्शन जो है 130 है, तो उस वक्त एवरेज प्रोडक्टिविटी भी हमारे पास कितनी है? जहाँ पे एवरेज और मार्जिन प्रोडक्टिविटी आपस में इक्वल होती हैं, वो यानी जब हम 10 लेबर हायर करेंगे। कितने लेबर हायर करेंगे? जी जी 10। So why does margin productivity average productivity maximum? If margin productivity is greater than zero, we can increase. If margin productivity is less than average productivity, we would like to decrease. यहाँ पे देखो ना कि हमारे पास से एक आपके लिए पॉइंट ये है कि ये देखो, ये हमारे पास टोटल प्रोडक्टिविटी है ना, ये देखो ये product। जब टोटल प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज हो रही है, इट्स मीन दैट कि हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, एक लेबर की प्रोडक्टिविटी ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ठीक है जी। जब हमारे पास जी से जी एवरेज प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्टिविटी जब मैक्सिमम होगी, ये पॉइंट 1575 मैक्सिमम है, उस वक्त हमारे पास जो एवरेज प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है ना, वो जीरो हो जाएगी। MPL, मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू जीरो। और जब मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर माइनस की तरफ हो जाएगी, तो जो टोटल प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज होना शुरू। समझ आइए? जी सर। ओके, लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। ये देखें, दिस इज ओवर मार्जिन प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। एवरेज प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करती है, डिक्रीज। जहां पे मार्जिन और एवरेज एक दूसरे को कट करती है ना, वो जगह जो है वो 10 हमारे पास है। उसके बाद मार्जिन प्रोडक्टिविटी आके जब जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास टोटल प्रोडक्टिविटी उस वक्त मैक्सिमम हो जाएगी। और जब मार्जिन प्रोडक्टिविटी हमारे पास माइनस हो जाएगी, तो टोटल प्रोडक्टिविटी हमारे पास डिक्रीज होना शुरू। ओके। जी सर। Now, the law of diminishing margin return. The law of diminishing margin return mean when the manager add a equal increment of input while holding other inputs level constant, the increment gained to be output eventually got smaller. तो देखो, डिमिनिशिंग का क्या मतलब है? एक रूम है, उधर हमें 10 बंदे चाहिए, तो जब 11वां बंदा हम डालेंगे तो उसकी वजह से रूम में सफोकेशन भी हो जाएगी और हमारे पास चेयर भी अवेलेबल नहीं होंगी, तो हमें थोड़ी घुटन फील होगी। यही होगा ना? जी जी इसी तरह एक मतलब आप एक खेत के अंदर, एक आपके पास यानी वो है, क्या नाम है, फील्ड है, और उसके अंदर आप जो है वो कोई हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, कोई गंदम बो रहे हैं, तो वहां पे अगर आप नंबर ऑफ लेबर आपको 10 रिक्वायर्ड है और 10 तक तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, लेकिन 10 से जब 11 आप करेंगे तो वो आपकी प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो नेक्स्ट लेबर आप हायर करेंगे उसका काम ही वहां पे कोई नहीं होगा, वो आपके लिए बोझ बन जाएगा। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न। ओके।
जी सर। लाइक लाइक दिस। यहाँ पे आप देखें ना, यहाँ तक तो आपके लेबर मैक्सिमम आउटपुट दे रहे हैं, ये 15 लेबर हैं। 15 से आगे जो ही आपने 16 लेबर हायर किया तो आपकी प्रोडक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उससे ज्यादा वर्कर हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है, चाहिए नहीं। अगर अगर वर्कर नहीं चाहिए तो हमें ज्यादा जो है वर्कर डालने की जरूरत ही नहीं है। ओके, जी सर। so this is called the production function with one variable, and this is called the short run production function. Understand? जी जी। Now we discuss the long run production function. A long run production function is a function in which all the variables are variable. No, all the variables are, at least one variable is not constant, बल्कि सारे के सारे variable क्या हो जाएंगे, वेरीज करेंगे, वेरीज चेंज हो जाएंगे, चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज ऑल द वेरिएबल लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज कॉल्ड द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, फखरे जी आलम। सर। नाउ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की जो इक्वेशन होगी, क्या इज द फंक्शन ऑफ x1 एंड x2। क्यू जो हमारे पास है ना, वो है आउटपुट, x1 इनपुट 1 और x2 इनपुट 2। तो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 1 क्या ओवर x1, मार्जिन प्रोडक्ट डेल्टा क्या ओवर डेल्टा x1, इट्स एवरेज प्रोडक्टिविटी 2 क्या ओवर x2, और मार्जिन प्रोडक्टिविटी जो होगी वो हमारे पास होगी जी क्या ओवर x2। ओके, डेल्टा क्या ओवर डेल्टा x2। अंडरस्टैंड? जी जी। नो, अगर हमारे पास ये प्रोडक्शन प्रोसेस है, हमने अमाउंट ऑफ लेबर हायर किया है 1 2 3 एंड 4, और हम कैपिटल हायर कर रहे हैं 3 5 14 एंड 16। यहाँ पे देखो ना, बहुत सारी चीजें और भी हैं, ये सारे वेरिएबल हैं, यानी क्वांटिटी ऑफ मशीन टूल 100 पार्ट प्रोड्यूस पर ईयर, ये भी 4 5 एंड 6, ये सारे हम हायर कर रहे हैं। बट हेयर वी कैन सी दैट, अगर हम इसको ग्राफिकली एनालाइज करें तो हमारे पास ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ए ए हम मतलब लाइक हम लेबर हायर कर रहे हैं, और ये अमाउंट ऑफ बी हम लेबर, और ये हमारे पास है कैपिटल। इन दोनों को हायर करके जो हमारे पास आउटपुट आ रही है, ये हमारे पास आउटपुट आ रही है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है, हमें सिंप्लिसिटी के लिए 2 डायमेंशन ग्राफ बनाना है, जिसको मैं आगे आपको बताता हूँ। तो आइसो काउंट क्या होती है? आइसो काउंट इज द कर्व शोइंग ऑल द पॉसिबल इनपुट बंडल कैपेबल टू प्रोड्यूस द आउटपुट, यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट two and more than two inputs which give us the same level of output is called the isocon। ठीक है, दो या दो से ज्यादा इनपुट जो होती है ना, जब उनको हम उनका कॉम्बिनेशन मिलाते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट आती है, उसको हम आइसोकाउंट कहते हैं। ग्राफिकली कंस्ट्रक्ट बाय कटिंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस थ्रू प्रोडक्शन surface at given level, the isocount represent the different output level at same shown in the figure। समझ आई है? नहीं सर। आइसोकॉन्ट जो होती है ना, एक प्रोडक्शन के लिए एक कर्व बनाई जाती है, जो दो हमारे पास इनपुट्स हैं और दोनों इनपुट जो हैं वो वेरिएबल है। जब उनके दोनों के कॉम्बिनेशन जी में लाइक लेबर एंड कैपिटल, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स लाइक लेबर इनपुट गुड्स लाइक लेबर एंड कैपिटल टू गेट अ मैक्सिमम आउटपुट, यानी दो गेट अ सेम लेवल ऑफ आउटपुट, दो गुड्स हम लेबर और कैपिटल को यूज करके जब आउटपुट हासिल करना चाहते हैं, उसको हम आइसोकॉन्ट कहते हैं। सही। लाइक दिस, देखें, द एयर इन वर्टिकल साइड ओवर कैपिटल एंड हॉरिजॉन्टल साइड ओवर लेबर। देखें, अगर हम के नॉट कैपिटल लगाते हैं तो उस वक्त हमें एल नॉट लेबर लगाना पड़ेगा, के वन कैपिटल लगाते हैं तो एल वन लेबर लगाना पड़ेगा, के टू कैपिटल लगाते हैं तो एल टू लेबर लगा। तो ये जो इनका कॉम्बिनेशन है, ये वाला ये वाला ये वाला, जब इनको मिलाएंगे तो हमारे पास एक आउटपुट आएगी 100। दिस इज कॉल्ड द आइसोकाउंट। दिस इज कॉल्ड द आइसोकाउंट। तो अब देखिए, हायर द लेवल ऑफ आइसोकाउंट हायर द लेवल ऑफ आउटपुट। अगर ये 100 हमारे पास आउटपुट आई है इन लेबर और कैपिटल को लगा के, फिर ये अगर हम आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो 200, फिर आगे की तरफ जितने मजीद लेबर बढ़ाते जाएंगे, कैपिटल बढ़ाते जाएंगे, तो 300 हमारी 400 आउटपुट भी बढ़ती जाएगी।
हमारी आउटपुट भी क्या होना जी। शुरू हो जाएगी। बढ़ते रहेंगे 300 400 इस तरह आगे। हाँ, तो दिस इज कॉल्ड द आइसोकाउंट्स। आइसोकाउंट। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकाउंट, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। आइसोकाउंट फर्दर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर जाए, ये ओरिजिन है ना इसका, ये वाला ओरिजिन है, ये इधर से फर्दर आगे की तरफ जाए तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है। फर्दर अवे फ्रॉम द ओरिजिन रिप्रेजेंट द हायर इन इनपुट्स एंड आउटपुट लेवल, हमारा आउटपुट लेवल हायर हो जाएगा लाइक दिस 100 200 एंड 300। Given the continued production function, every possible input, the bundle on the isocon, there are infinite number of possible input combination. आप देखें यहाँ पे हमारे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बहुत सारे नंबर यहाँ पे हैं जो हमें आउटपुट दे रहे हैं। आइसोकॉन स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कन्वेक्स, तो हमारी आइसोकॉन स्लोप जो है ये देखें, ये लेफ्ट साइड है, इधर से राइट की तरफ डाउनवर्ड स्लोप है। सबसे पहले हायर द लेवल ऑफ आइसोकॉन, हायर द लेवल ऑफ आउटपुट है। सेकंड इनमें इनफाइनाइट पॉइंट टच करते हैं। थर्ड वन हम कह सकते हैं कि आइसोकॉन कर्व डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अंडरस्टैंड जी सर। जी, सॉरी सर। अंडरस्टैंड। जी सर। ओके, these are the properties of isocon. And now the margin rate of technical substitution, basically ये जो फखरे आलम जो ये जो दिस इज द जी। स्लोप ऑफ आइसोकॉन, जो डाउनवर्ड स्लोप है ना आइसोकॉन की, उसको जी MRTS कहते हैं, मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। Margin सर। rate of technical substitution MRTS is shows the rate at which the one input is substituted for another with output is remaining constant। एक इनपुट को आउटपुट में सब्स्टिट्यूट करना दूसरी इनपुट में। ये देखो यहाँ पे अगर हम कैपिटल K2 यूज कर रहे हैं तो उस वक्त लेबर L2 यूज कर रहे हैं। तो अगर हम जी लेबर को बढ़ाएंगे तो हमें कैपिटल छोड़ना पड़ेगा, इतना छोड़ना पड़ेगा, इतना लेबर बढ़ेगा, तो कैपिटल को छोड़ के लेबर को बढ़ाने के लिए जो होता है इसको MRTS कहते हैं, मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। सर। So here Q is the function of x1 and x2. x1 is labor, x2 is capital. So MRTS is equal to minus delta x2 over delta x1। यानी कितना हम x2 को छोड़ के x1 को गेन करेंगे, दिस इज कॉल्ड द MRTS। जी Okay, now MRTS is जी। equal to MP1 over M, margin productivity of 1 and margin productivity। MRTS is absolute value and slope of isocount। ये क्या चीज है आइसोकाउंट की, स्लोप है ना सर, स्लोप ऑफ एन स्लोप है। आइकन। तो ये हमारे पास स्लोप है आइसोकाउंट की। अगर इसकी हम स्लोप, ये जो MP1 और MP2 बने ना, ये इस तरह बनेंगे, क्या इज जी। इक्वल टू, ये देखो, ये जब हम इसका टोटल डेरिवेटिव लेते हैं ना, ढावा क्या हो, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है फखरे आलम। कांस्टेंट ही होता है ना सर। जीरो होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x1 इंटू dx1 प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x2 इंटू dx2। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास ये जो x1 के साथ आ जाएगा, ये MP1 आ जाएगा, मार्जिन प्रोडक्टिविटी 1 dx1, मार्जिन प्रोडक्टिविटी 2 dx2। तो जब हम dx2 और dx1 करेंगे तो ये हम MP1 और MP2, ये मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, इसका साइन नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव मीन के स्लोप ऑफ आइसोकाउंट हमेशा क्या होती है, स्लोप ऑफ आइसोकाउंट क्या होती है भाई, सर डिफरेंट होते हैं ना आउटपुट। नेगेटिव होती है। स्लोप आइसोकाउंट की स्लोप ये देखो नीचे की तरफ है झुकी हुई, तो इसकी नेगेटिव स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोप है आइसोकाउंट। तो ऊपर होगी तो फिर पॉजिटिव। ये ऐसे होती तो पॉजिटिव होती ना ऊपर की तरफ, ये नेगेटिव है, ये डाउनवर्ड है। जी ये मैं साफ करता हूँ ना, ये देखो, ये अगर ऐसे होती ना स्लोप, तो ये फिर अपवर्ड होती है। तो अभी क्या है ये, पॉजिटिव। ठीक है, जी नेगेटिव स्लोप है, इसको MRTS कहते हैं।
MRTS is isochron with X2 and vertical axis. If the margin rate of technical large, it takes lot of X2 to substitute 1 unit of X1. इसका मतलब ये है कि एक यूनिट हासिल करने के लिए हमें दूसरी यूनिट को कितना छोड़ना पड़ेगा, इसको कहते हैं MRTS। ओके। जी और बाद ऐसा ये होता है कि 100% परफेक्टली सब्स्टिट्यूट, यानी एक्स गुड को हम छोड़ रहे हैं तो वाई को हम टोटली जो है, एक्स ले रहे हैं तो वाई को छोड़ना पड़ेगा, और वाई ले रहे हैं तो एक्स को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। यानी ये दो गुड है ना हमारे पास, X1 और X2। जी तो अगर अगर X2 हम 0 ले रहे हैं तो इसका मतलब है X1 हम इतना ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं। और X1 को अगर 0 लें तो X2 कितना आ जाएगा, मतलब 5। ठीक है। ये जो आपकी आइसोकॉन्ट बनेगी ये सीधी लाइन में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, द स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट इज स्ट्रेट लाइन। ये कौन सी लाइन है? स्ट्रेट। बाद औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट कर्व इज लाइक दिस। complementary good, complement goods are those goods which are essential for output, like complement goods कहते हैं कि अगर बंदे के दो पाँव हैं, राइट हैंड शूज एंड लेफ्ट हैंड शूज, दीज आर द complement goods। ठीक है। कि जितना पेट्रोल है और गाड़ी है, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, तो इन गुड्स की ये कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे अगर हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो हमें इतना ही कैपिटल चाहिए जितना लेबर चाहिए। 2 अगर 100 है तो जी 100 कैपिटल और 100 लेबर लगा के हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ जी आइसोकॉन्ट, और ये आइसोकॉन्ट की जो शक्ल होगी इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री आइसोकॉन्ट कहेंगे। सही है। नाउ move another side, margin rate of technical substitution, the rigid line, the line that profit maximization firm operate within, because of outside of this the margin product of input is negative economic region। तो ये जो है ना मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बेसिकली स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट कहलाता है। ठीक है जी। देखो ये अगर हमारे पास एक आइसोकॉन्ट है, इसके नीचे अगर ये पॉइंट होगा या ये पॉइंट, तो दिस पॉइंट इज नॉट रीचेबल फॉर अस, जहां तक हम पहुंच नहीं सकते, और ये दिस पॉइंट इज इंफीरियर फॉर अस, ये बहुत बिलो है आइसोकॉन्ट के। हम उस पॉइंट पे जी प्रोडक्शन करेंगे जो आइसोकॉन्ट के ऊपर होगा। ओके। जी तो आइसो कॉन, ये तो हमारा प्रोडक्शन हो गया, और प्रोडक्शन के लिए हमें आइसो कास्ट चाहिए। आइसो कास्ट मीन के दोज कास्ट विच इज इंकर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमें रिक्वायर्ड होगी कास्ट, लाइक हमें लेबर चाहिए होगा, कैपिटल चाहिए होगा। तो आइसो कास्ट कैर शोज ऑल द इनपुट्स लाइक दैट परचेज फॉर स्पेसिफिक कास्ट। मतलब PL is the price of labor, L जी mean labor, PK is the price of capital, K is capital, M जो है हमारी कास्ट है। हमें टोटल कास्ट जो चाहिए चीजें पैदा करने के लिए, एक लेबर चाहिए उसकी प्राइस ऑफ लेबर चाहिए, एक कैपिटल चाहिए उसकी प्राइस ऑफ कैपिटल चाहिए, और टोटल हमारे पास कास्ट। दिस इज कॉल्ड, ये हमारे पास कास्ट है। वो प्रोडक्शन है ना, ये आइसोकॉन, और ये हमारे पास कास्ट है। ये क्या है भाई? सही। कास्ट है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो प्राइस रेशियो होगी ना, -P, प्राइस ऑफ लेबर और प्राइस ऑफ कैपिटल, इसको हम आइसो कास्ट कहेंगे। और दिस इज ओवर लाइन ऑफ आइसो कास्ट। ओके। ये हमारी आइसो कास्ट की लाइन होगी कि ये हमें कास्ट चाहिए कि इतने हमें लेबर लगाना है किसी भी चीज की प्रोडक्शन के लिए, और इतना क्या लगाना है, सर हेलो, मतलब लेबर रेट सर। इधर इतने अमाउंट में हमें कैपिटल लगाना है और इतनी अमाउंट में हमें क्या लगाना है, लेबर रेट सर ये तो लेबर चाहिए। तो ये हमारे पास जो लाइन बनेगी ये आइसो कास्ट लाइन होगी। तो वो जगह कॉस्ट। जहां पे हमारे पास, ये देखो, ये आइसो कॉन्ट है, ये आइसो कॉन्ट जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी है, और जो आइसो जी कास्ट है, ये जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे आर पॉइंट पे, जहां पे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। ना इससे बिलो प्रोडक्शन करेंगे, ना इससे अबव प्रोडक्शन। हम इस आर पॉइंट पे प्रोडक्शन करेंगे जो हमारी ऑप्टिमल प्रोडक्शन होगी। इस प्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे? जी ऑप्टिमल। हाँ, क्या कहेंगे? ऑप्टिमल।
आउटपुट। प्रोडक्शन, मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट। आउटपुट। तो दिस इज ओवर पॉइंट वेयर वी प्रोड्यूस द मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये जो एस पॉइंट है ये हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट हमारे पास प्रोड्यूस। अंडरस्टैंड? जी सर। अब हम देखेंगे कि बस जब सर, हम है, मैंने बोला बस। बस करें। जैसे दिल है सर आपका। चलें आज तक इतना बहुत है, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक एनफ है, आपको मैं स्लाइड्स भी भेज दूंगा, इससे आगे मैं नेक्स्ट आपको रिटर्न टू स्केल समझूंगा। जी ओके, सही हो गया सर। सर आप बुक भी भेज दीजिएगा ना, तो बुक बुक आपके भी पास भेज है ना देंगे। वो तो